प्रयोगवाद की आज हमारी ये क्लास है, तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारे प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फ्री कोर्स हमारा यूट्यूब पर चल रहा है और ये फ्री क्लासेस हैं। कंटेंट कितना अच्छा है वो आपको वीडियो को देखने से पता चलेगा। तो क्लासेस ज़रूर बिना स्किप किए ज़रूर देखना। काफ़ी सारे नए-नए पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे आपने कितनी किताबें पढ़ रखी हों, लेकिन यहाँ से काफ़ी कुछ आप नया सीखोगे। पूरी क्लास ज़रूर देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भई। नई कविता के बाद इससे पहले मैं प्रयोगवाद को पढ़ा चुकी हूँ 2 क्लास, अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, ठीक है? अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, समकालीन कविता का परिचय और प्रवृत्तियों को देखते हैं। नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन कम दिखाई देते हैं, परंतु कई साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समानांतर सी बनी हुई हैं। समानांतर यानी कि एक-दूसरे के साथ-साथ में ही अलग-अलग साहित्यिक प्रवृत्तियाँ चल रही थी। 1960 ईस्वी के बाद की कविताओं को समकालीन कविता कहा जाता है। इनमें कई प्रकार की वृत्तियाँ विकसित हुई, जैसे कि समकालीन, साठोत्तरी कविता, अकविता, जनवादी कविता, विचार कविता आदि। ठीक है, ये समानांतर यानी कि सब एक-दूसरे के साथ-साथ चल रही थी, या कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, ये इनका समय रहा है। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने समकालीन कविता का जो प्रारंभ है वो 1964 ईस्वी के बाद माना है। डॉक्टर संजय जैन क्या कहते हैं, समकालीन काव्य आंदोलन अपनी ऐतिहासिकता में समसामयिक युग के अंतर्द्वंद्वों, विसंगतियों एवं विडंबनाओं का खुला दस्तावेज है। ये संजय जैन का कहना है। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि साठोत्तरी कविताओं ने पहली बार समकालीन को नए सिरे से परिभाषित किया और उसे साहित्य का अत्यंत प्रासंगिक तथा अनिवार्य गुण बना दिया। साठोत्तरी कविता सही अर्थों में समकालीन कविता है। ठीक है, जो साठोत्तरी कविता वो क्या है, सही अर्थों में समकालीन कविता है। ये केदारनाथ सिंह का कथन है, अच्छे से याद रखिए। आगे इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? समकालीन कविता के निम्न तथा मध्यवर्गीय जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति इन्होंने की है। शोषण मूलक व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह, कविता की शक्ति, वैचारिकता, जीवन की समग्रता के प्रति अटूट आस्था, काव्य रूप और शिल्प चेतना। तो ये क्या है इसकी अ, विशेषताएं रही हैं। समकालीन कविता के प्रमुख काव्य आंदोलन कौन-कौन से हैं? तो देख लेते हैं। नई कविता के समानांतर ही हिंदी साहित्य में कई काव्य आंदोलन अस्तित्व में आए, जो कि निम्न प्रकार से हैं। नई कविता का जो शुरुआत है ये 1951 से अज्ञे ने माना है, और नई कविता जो आंदोलन है ये 1954 से माना जाता है। जगदीश गुप्त की एक पत्रिका निकली थी नई कविता के नाम से ही। कविता आंदोलन 1954 में जगदीश चतुर्वेदी के ने से माना जाता है। वाम या फिर प्रतिबद्ध कविता 1957 में परमानंद श्रीवास्तव। बीट कविता 1957 ईस्वी राजकमल चौधरी। ताजी कविता आंदोलन 1958 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत आंदोलन, ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही। नवगीत आंदोलन राजेंद्र प्रसाद 1958। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन 19 ईस्वी नवल किशोर शर्मा। सनातन सूर्योदय कविता 1962 ईस्वी वीरेंद्र कुमार जैन। युयुत्सावादी कविता आंदोलन 1965 श्री राम सिंह सलभ। सहज कविता आंदोलन 1967 ईस्वी डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। निर्दिता मई कविता 1969 सत्यदेव राजहंस। अस्वीकृत कविता आंदोलन 1969 श्री राम शुक्ल। ये आपको क्रम से याद रख लेना ना, कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। विचार कविता आंदोलन 1973 ईस्वी महीप सिंह और नरेंद्र मोहन का नाम आता है। समकालीन कविता आंदोलन 1976 ईस्वी विशंबर नाथ उपाध्याय। 16वां है काव्य कविता आंदोलन 1978 मीरा कुमारी से, और आज की कविता हरीश भदानी से शुरुआत मानी जाती है। नवगीत, नवगीत जो दशक राय जो नवगीत परंपरा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, जो प्रश्न या तो पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, उनको देखेंगे, और जो प्रमुख कवि हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास ये अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट किया करो, है ना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। कमेंट करने से क्या है कि मुझे पता चलता है कि आपको आप कितने एंगेज में हो इस क्लास में, मतलब आपको कितनी पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, तो ज़रूर बताया करें। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगिनी गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। वीरेंद्र मिश्र का कहना है कि नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध संवेद स्वर है। ये वीरेंद्र मिश्र ने कहा है। श्री कृष्ण तिवारी कहते हैं नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। सोम ठाकुर का कहना है नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है।
वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है। नवगीत के प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर शंभूनाथ सिंह का। शंभूनाथ सिंह की ये रचनाएं याद रखना, रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उद्यांचल, दिवालोक, समय की शिला पर, जहां दर्द नीला हो, अ, जीवन और यौवन, प्रेम गीत, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं, वाणी के कलाकार, अविराम, चल, मधुमती, गीतम और लेखनी वेला। वीरेंद्र जैन की अगर बात करें तो वीरेंद्र जैन है, झुलसा है, झुलसा है छायानट धूप में, झुलसा है छायानट धूप में। रविंद्र भरमर, इतिहास दोबारा लिखो, सोन मछली मन वसी, ये रविंद्र भरमर की रचनाएं याद रखना। नचिकेता, आदम कद खबरें और सुलगते पसीने। राजेंद्र प्रसाद सिंह की बात करें तो आओ खुली बयार, भूमिका, दिगबंधु, सजीवन, वहां, भरी सड़क पर, गरज, आधी रात का, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। कुंवर बेचैन की बात करें तो पिन बहु तेरे, भीतर सांकल, बाहर सांकल, सामियाने कांच के, 1983। महावर, इंतजार का, 1983 ईस्वी। महाश्वेता देवी, हर सिंगार, कोई तो हो, ये इनकी रचनाएं पूछी जाती है। चंद्रकांत देवताले की कई रचनाएं पूछी जाती हैं। पहला है हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार रोया खून से, लकड़ बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आगर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय, जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होकर पत्थर फेंक रहा हूँ। ये सभी चंद्रकांत देवताले की रचनाएं हैं। इसमें से ये 3-4 रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं प्रमुख कवि। आगे हमारे और भी कुछ प्रमुख कवि हैं, समकालीन कविता से या फिर ये बाद की कविताओं से संबंधित हैं। सुदामा पांडे धूमिल का नाम आता है। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। निधन हुआ था 1975 ईस्वी में। इन्होंने धूमिल उपनाम से आजीवन काव्य सर्जना की है। काव्य रचना करते समय धूमिल उपनाम का प्रयोग करते थे। इन्होंने अपने काव्य में बिंबों एवं मुहावरेदार भाषा शैली का प्रचुरता से प्रयोग किया और इस संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि धूमिल ने जिन मुहावरों का प्रयोग किया वे नए और टटके ही नहीं है बल्कि धक्का मार भी हैं, है ना? बल्कि कैसे हैं? धक्का मार भी हैं, हाँ, हाँ, मैं कवि हूँ, है ना? इस तरह से इन मुहावरों का प्रयोग इन्होंने किया है। कवि यानी भाषा में बधेस हूँ, है ना? कवि यानी भाषा में बधेस हूँ। इस बधेस भाषा को कवि अभिजात्य को बगल में खड़ा कर देता है। इस तरह वह भाषा की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का एक दूसरा कथन भी है धूमिल को लेकर के। वो कहते हैं, "धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है और धुआँ भी है। धुआँ आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना है। धूमिल की ऊर्जा, विक्षोभ, आक्रामकता, भाषिक नवोन्मेष देखकर थोड़ी देर के लिए निराला जी की याद आ जाती है।" ये बच्चन सिंह का कहना है। 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे, इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये इनका काव्य संग्रह है, कल सुनना मुझे, 1979 में प्रकाशित हुआ था और इन पर इनको क्या मिला था 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काव्य संग्रह की बात करें तो संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का राजतंत्र। प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी, मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद और पतझड़, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। मोचीराम हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। रोटी और संसद नामक कविता से पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये रोटी और संसद नामक कविता से लिया गया है। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये मोचीराम नामक कविता से लिया गया है। जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, ये मोचीराम कविता से लिया गया है। अगला का नाम आता है नरेंद्र मोहन का। नरेंद्र मोहन का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। काव्य रचनाओं की बात करें तो इन हादसे में 1975 का समय है और सामना होने पर 1979। अग्निकांड जगह बदलता है, दासत्व से उभरो, हथेली पर अंगारे की तरह, संकट दृश्य का नहीं, एक सुलगती खामोशी, एक खिड़की खुली है अभी, नीले घोड़े का सवार और कहीं भी कविता खत्म नहीं होती। 1979 ईस्वी में इसका संपादन इन्होंने किया था। नाटकों की बात करें तो कहे कबीर, सुनो भाई साधु 1987, सींगधारी 1988, कलंदर 1991, अवंग गाथा और 2000 ईस्वी और मिस्टर जिन्ना 2005 ईस्वी में इन्होंने नाटक लिखे थे। आत्मकथाएं इनकी कमबख्त निंदर 2013 ईस्वी में नरेंद्र मोहन रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था।
तीसरे कवि का नाम आता है यहाँ पर आलोक धनवा। इनको कुछ प्रमुख सम्मान मिले थे, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है आलोक धनवा को। इनका जन्म मृत्यु और बहुत जो नहीं लिखा है ना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। साहित्य अकादमी अगर आप बच्चे नए हो तो इससे पहले हमारा हिंदी साहित्य की आदिकाल से लेकर के हम कंप्लीट प्रयोगवाद तक पढ़ चुके हैं, है ना? अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख लीजिए। इधर-उधर आपको बिल्कुल भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह पर आपको पूरा हिंदी साहित्य मिल रहा है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद संकलन सर्वाइकल में भी इनकी कविताएं सम्मिलित हैं तथा प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यिक पत्रिका क्रिटिकल इंक्वायरी ने इनकी कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित किए हैं। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, ठीक है? ये आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, 1998 में प्रकाशित हुआ। और इस काव्य संग्रह की पहली कविता का नाम है आम का पेड़। पहली कविता है आम का पेड़ और इनकी अंतिम कविता है सफेद रात। इसमें कुल 41 कविताएं संकलित हैं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 ईस्वी में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुआ और इसी वर्ष गोली दागो पोस्टर शीर्षक कविता फिलहाल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब आप ये मत कहना कि मैम पहली कविता तो यहाँ पर आम का पेड़ है। इस काव्य संग्रह का ये जो काव्य संग्रह है ना दुनिया रोज बनती है, इस काव्य संग्रह की पहली कविता का नाम है आम का पेड़, याद रखना, ठीक है? और लेकिन इनकी जो इससे पहले जो इन्होंने कविताएं लिखी थी उसका नाम था जनता का आदमी और गोली दागो पोस्टर, ये याद रखना, ये फिलहाल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रमुख कविताओं की बात करें तो जनता का आदमी देखो 1972 में आया, दो गोली दागो पोस्टर 1972, भागी हुई लड़कियां 1988, ब्रूनो की बेटियां 1989, जलाधीश विस्मय तरबूज की तरह, रंगरेज और सफेद रात, ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। प्रेम परक कविताएं हैं इनकी कुछ, छतों पर लड़कियां 1992 ईस्वी, जंग सन 1994 ईस्वी, मैटिनी शो 1996, पगडंडी 1996, मीर 1996, हसरत 1996, अपनी बात 1996, ठीक है? 1996 में इनकी काफी सारी कविताएं आई हैं। याद रखना मैटिनी शो, पगडंडी, मीर, हसरत और अपनी बात। इसके बाद हमारे एक और प्रमुख कवि के बारे में देखते हैं, अरुण कमल। अरुण कमल समकालीन कविता के सर्वाधिक प्रदीप्त कवि हैं। इनकी कविता मानवीयता से जुड़ी सर्वसाधारण के हित में संघर्ष की चेतना जगाने वाली है। क्या है? संघर्ष की चेतना जगाने वाली है तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन एवं मानवीयता को स्थापित करने की दिशा देने की शक्ति है। इनका वास्तविक नाम है अरुण कुमार, परंतु साहित्य में अरुण कमल के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है? वास्तविक नाम अरुण कुमार था। इन्होंने डॉक्टर नामवर सिंह को हिंदी के हित का अभिमान कहा है और डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारतीय मनीषा की अमरता उपमान उपनाम देकर के इनके प्रति सम्मान को प्रकट किया है। अरुण कमल कुछ समय तक सुप्रसिद्ध हिंदी पत्रिका निकलती थी आलोचना, आलोचना के संपादन में भी सहयोग इन्होंने किया है। इनको कुछ सम्मान मिले हैं, भारत भूषण पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान तथा 1998 ईस्वी में नए इलाके में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। अरुण कमल की कविताएं नए इलाके में, इसके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी मिला था, इंपॉर्टेंट है। काव्य संग्रह इनके देखते हैं तो अपनी केवलधार 1980, सबूत 1989, नए इलाके में 1996, पुतली में संसार 2004 और मैं वो शंख महाशंख 2012 ईस्वी में लिखा था। अशोक वाजपेयी का नाम आता है अगला। 1965 ईस्वी में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी और लंबे समय तक इस सेवा में कार्यरत रहे थे, ठीक है? प्रशासनिक सेवा जिन्हें सिविल सर्विस बोलते हैं, उसमें भी इन्होंने कार्य किया है अशोक वाजपेयी जी ने। 1994 ईस्वी में कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। काव्य संग्रह की बात करें तो शहर अब भी संभावनाएं 1966, एक पतंग अनंत में 1984 और अगर इतने से 1986, ये इनके 3 यहाँ पर काव्य संग्रह हैं, आगे भी हैं। तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह जो नहीं है अभी और कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी ये मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, दुख, चिट्ठी, रसा है, कहीं कोई दरवाजा, ठीक है? ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। आलोचनात्मक रचनाओं में इन्होंने फिलहाल लिखा था 1970 में, कुछ पूर्वाग्रह 1984, कविता का गल्प, कवि कह गया, कविता के 3 दरवाजे, ठीक है? कविता के 3 दरवाजे, कहीं कोई दरवाजा इनका क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ और कविता के 3 दरवाजे, ये इनका क्या है? काव्य संग्रह है, ठीक है? काव्य संग्रह है, कहीं कोई दरवाजा और कविता के 3 दरवाजे आलोचनात्मक है। अगला नाम आता है यहाँ पर हरीश बदानी जी का।
इन्होंने 1960 ईस्वी से 1974 तक वातायन मासिक पत्रिका का संपादन किया और कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली मार्क्सवादी पत्रिका कलम कलम ये मासिक से भी इनका गहरा संबंध रहा है। इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा मीरा सम्मान की प्राप्ति हुई और के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहार सम्मान भी प्रदान किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अधूरे गीत, सपन की गली, हंसनी याद की, एक उजली नजर की सुई, सुलगते पिंड, नष्टो मोह, सन्नाटे के सलाखंड पर, एक अकेला सूरज खेले, रोटी नाम सतह, सड़क वासी राम, आज की आंख का सिलसिला, विस्मय के हंसी, साथ चले हम, पितृकल्प, मैं मेरा, अष्टावक्र, क्या करें प्रार्थना, आड़ी ताने सीधी ताने, आखिर जिज्ञासा। ठीक है, ये इनकी कुछ रचनाएं याद रखना। अगला नाम यहाँ पर आता है लीलाधर जगुड़ी का। इनका जन्म हुआ था 1944 ईस्वी में। लीलाधर जगुड़ी मूलतः वामपंथी विचारधारा के कवि हैं। इनको 1997 ईस्वी में अनुभव के आकाश में चांद इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काव्य संग्रह इनके नाटक जारी है 1972, रात अब भी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, लगभग जीवन 1979 ईस्वी में इन्होंने संपादन किया था। शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, घबराए हुए शब्द बहुत बार पूछा जाता है, अनुभव के आकाश में चाँद, इसके लिए साहित्य अकादमी मिला। वह भी शक्ति देता है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, ये सारी रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। जितने लोग उतने प्रेम को भी इनको एक सम्मान मिला था। आप बताना मुझे कमेंट करके कौन सा सम्मान इनको मिला है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, यह संग्रह 21वीं सदी को की काव्य प्रवृत्तियों का संग्रह है। लंबी कविताएं इनकी, नाटक जारी है, वहां जरूर कोई दिशाए, इस व्यवस्था और बलदेव खटिक। ठीक है, ये इनकी कुछ लंबी कविताएं हैं। अन्य प्रमुख कविताओं में है इनकी 26 जनवरी 2009, अधः पतन, सार्वजनिक औरत, गिलह और गाय, एको एको हो बहु श्यामा, जवाबी चेहरा, नए जूते, एक छिपुर की डायरी और प्रेम नीरस जमाने में सरस कवि। अगला नाम यहाँ पर आता है मंगलेश डबराल का। तो मंगलेश डबराल के बारे में ये सभी जो आज अन्य कवियों के रूप में या फिर प्रमुख कवियों के रूप में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी साहित्य तो पढ़ते रहते हैं लेकिन इनको छोड़ देते हैं, अन्य कवियों पर ध्यान नहीं देते हैं ना, जो छोटे मोटे कवि होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से उनका जो पेपर है 1-2 नंबर से रह जाता है, क्योंकि यहाँ से भी परसेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल बनने लगे हैं, है ना? क्योंकि अब जो एक्सपर्ट है ना वो भी उन चीज़ों को ढूँढ रही हैं जिनको बच्चे ना देखते हो, ना रटते हो। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो आप। मैं क्या कि आपको जहाँ से पर्सन बनने की संभावना ज़्यादा वही सब चीज़ें ज़्यादातर करा रही हूँ। आरंभ में ये हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों से जुड़े। तत्पश्चात पूर्व ग्रह भोपाल पत्र के सहायक संपादक भी बने, जो भोपाल से निकलता था। इसके सहायक संपादन बने और अमृत प्रभात ये इलाहाबाद तथा लखनऊ से निकलता था। इसमें पत्र में भी इन्होंने कार्य किया। सम्मान इनको पहल सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कुछ रचनाएं पहाड़ पर लालटेन 1981 में, स्मृति एक दूसरा समय 2020 ईस्वी, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह और घर का रास्ता, ये सभी इनकी कुछ हैं। प्रमुख कविताएं इनकी पहाड़ से मैदान, वसंत, भूलने का युग, मुक्ति और हिटलर। हिटलर कविता इनकी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कवि हैं हमारे उदय प्रकाश। इनकी कुछ काव्य रचनाएं सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, एक भाषा हुआ करती है, रात में हारमोनियम, कवि ने कहा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। कहानी संग्रह है इनके दरियाई घोड़ा 1989 ईस्वी, त्रिच 1989, पाल गोमरा का स्कूटर बहुत बार पूछा गया है 1997, पीली छतरी वाली लड़की एक कंफ्यूजन करने वाली रचना है और अंत में प्रार्थना 1994 और मोहनदास 2006 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इनके कहानी संग्रह से पर्सन ज्यादा बनते हैं। मोहनदास इनका एक लघु उपन्यास है। ठीक है, जो मोहनदास है इनका ये एक लघु उपन्यास है, कहानी संग्रह देख लेना। ठीक है, इनका एक लघु उपन्यास है जिस पर 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, इसे लंबी कहानी भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये लंबी कहानी के रूप में भी जाना जाता है इसको। मोहनदास रचना में गांधी जी का नाम संयोगवश आया है। यह पात्र कोई साधारण आदमी है, कोई जो महात्मा गांधी से बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है। ठीक है, मोहनदास लिखा तो है इन्होंने, लेकिन गांधी जो पात्र है ना वो एक साधारण आदमी है, महात्मा गांधी नहीं है। तेरी मेरी बात इनका एक साक्षात्कार संग्रह है। निबंध है इनका ईश्वर की आंख और नई सदी का पंचतंत्र। इसके बाद नाम आता है यहाँ पर राजेश जोशी का। 2002 ईस्वी को दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने भर्तहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु, यह भी इस शीर्षक से किया था। भर्तहरि जो कि संस्कृत के कवि हैं, उनकी कविताओं की अनुरचना इन्होंने भूमि का कल्पतरु, यह भी इस शीर्षक से किया। इन्होंने कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया।
ये माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, राजेश जोशी तथा उदय प्रकाश दोनों प्रतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि राजेश जोशी और उदय प्रकाश दोनों ही प्रतिबद्ध कवि हैं। इनके कुछ काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़ पूछा जा चुका है, मिट्टी का चेहरा पूछा जा चुका है, नेपथ्य में हंसी पूछा गया है, दो पंक्तियों के बीच इनको साहित्य अकादमी मिला था, जिए और गेंद निराली मिट्टू की, ये इनका बाल काव्य है। कहानी संग्रह में इनके सोमवार तथा अन्य कहानियां और कपिल का पेड़, ये इनके दो कहानी संग्रह हैं। नाटकों में कैन कबीर, टंकारा का गाना, जादू जंगल, अच्छे आदमी, तुक्के पर तुक्का, ये इनके कुछ नाटक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में देख लेते हैं, जो कि दलित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि हम दलित साहित्यकार में भी इनको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था जून 1950 ईस्वी में बरला गांव, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में, और निधन हुआ था 17 नवंबर 2013 को देहरादून में। इन्हें 1993 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान और 2008-9 में साहित्य भूषण पुरस्कार मिला था। ये दोनों ही देखिए, हमारे कई स्रोत अलग-अलग हमें हिंदी साहित्य के देखने को मिलते हैं, अलग-अलग विद्वानों की पुस्तक हम पढ़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने काफ़ी सारी जो रचनाएँ हैं, उनका प्रकाशन वर्ष 1 साल आगे या पीछे मान लिया है। शुक्ल जी किसी और साल में मान लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 8-9 लिखा हुआ है। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। महाराष्ट्र में रहते हुए उन्होंने वहाँ दलित लेखकों के साथ कार्य किया और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं को गहराई से इन्होंने पढ़ा था। इनके 3 काव्य संग्रह हैं, सदियों को संताप 1989 ईस्वी, बस बहुत हो चुका 1997, अब और नहीं 2009 ईस्वी। इनकी प्रसिद्ध कविताएं कोई खतरा नहीं, संबूक का कटा सिर, संबूक का कटा सिर इन्होंने लिखा है। संबूक नाम से जो रचना है वो जगदीश गुप्त की भी मिलती है, और शंभू का कटा सिर ये किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। वह मैं हूँ, ठाकुर का कुआं इन्होंने भी लिखा है, और प्रेमचंद की भी एक कहानी मिलती है ठाकुर का कुआं नाम से, है ना, लेकिन ये इनका याद रखना, ठाकुर का कुआं, जूता, बिटिया का बस्ता, हद झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, मुट्ठी भर चावल, रोशनी के उस पार विध्वंस बनकर खड़ी होगी नफरत। झूठन इनकी आत्मकथा का नाम है, जो बहुत बार पूछी जाती है, 1997 में लिखी थी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001 ईस्वी में, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। और सफाई देवता नाम से इन्होंने एक रचना लिखी 2009 ईस्वी में। वाल्मीकि समाज का इतिहास इन्होंने लिखा है ना, वाल्मीकि समाज का, यानी कि ये निम्न जाति के दलित साहित्यकार रहे हैं। और सफाई देवता आप जानते हैं, सफाई करते हैं ये लोग, है ना। कहानी संग्रह में इन्होंने सलाम 2000, घुसपैठिया 2003 और छतरी 2013 में लिखा था। आगे है प्रसिद्ध कहानियां इनकी, अंधेर बस्ती 1980 ईस्वी, 25 चौका 150 1993, प्रमोशन 1994, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन 1994, बैल की खाल 1995 में, ये इनकी कहानियां हैं। समकालीन कवियत्री की कुछ कहानी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर अनामिका, गलत गलत पते की चिट्ठी, है ना, समय के शहर में, बीजाक्षर, खुरदरी हथेलियां, अनुष्टुप, कविता में औरत और मरने की फुर्सत, ये अनामिका की रचनाएं हैं। प्रभा खेतान की कुछ रचनाएं, एक और आकाश में खोज, सीढ़ियां चढ़ती हुई में, अहिल्या, हुस्न बानो, कृष्ण धर्म में, सांकलों में कैद क्षितिज और अपरिचित उजाले। सीढ़ियां चढ़ती हुई में, इस रचना को ये जो रचना है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाली कविता है। कृष्ण धर्म जो रचना है उसमें स्वतंत्र मुक्तक अल्लड़ स्त्री का वास्तविक दर्शन मिलता है। तीसरा नाम यहाँ पर आता है कात्यायनी का। 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुष पूर्ण समय में, चेहरे पर आंच, जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी और राख अंधेरे की बारिश में, ये कात्यायनी की रचना है। अगला नाम आता है सुनीता जैन का, बुनती आवाजें, कौन तेरा मेरा, कौन तेरा, कौन सा एक और दिन, सबूत क्यों चाहिए। अगला नाम है मैत्रेयी पुष्पा की, जो समकालीन कविता है वो एक लकीर है। ठीक है, अर्चना वर्मा की कुछ दूर तक लौटा है विजेता, ये समकालीन कविताएं हैं, है ना, मतलब समकालीन या नवगीत इसी परंपरा से संबंधित है। जया जादवानी, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, गीता श्री की रचना का नाम है कविता जिनका हक। ऐसा नहीं है कि ये जो कवियत्री हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में केवल इतना ही है, इनको हम उपन्यासों में अलग पढ़ेंगे, कहानियों में अलग पढ़ेंगे, है ना। नीरजा माधव प्रथम छंद से स्वप्न प्यार लौटना चाहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रस्थांतरयी, वर्तिका नंदा की रचनाएं, मरजानी पूछा जा चुका है। हिंदी में गजल का उद्भव और विकास, इसको भी देख लेते हैं। गजल शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जो स्त्रीलिंग शब्द का, स्त्रीलिंग का सूचक है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं गजल एक लिरिक्स विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है।
हिंदी साहित्य कोश का में लिखा हुआ है कि गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। डॉक्टर रोहितास अस्थाना क्या कहते हैं, गजल एक आधुनिक आवा है जिसमें स्त्री पुरुष के जोड़े मनानंद को प्रकट करते हैं। इन्होंने अमीर खुसरो को हिंदी गजल का प्रवर्तक स्वीकारा है। आधुनिक हिंदी गजल का जो प्रवर्तक है वो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इनको हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। दुष्यंत कुमार को गजल का सम्राट भी कहते हैं। प्रमुख कवि हैं इनके और भी, और उनकी कुछ रचनाएं गजल रूप में गोपाल दास नीरज, नीरज की पाती, रामदरस मिश्र हंसी ओठ पर आंखें नमे, बाजार को निकले हैं लोग, राम कुमार कृषक की नीम की पत्ती, माधव मधुकर सूर्य का सवाल और आग का राग, ज्ञान प्रकाश विवेक धूप के हस्ताक्षर, महेश अस के राख की जो परत अंगारों पर है, राजेश रेड्डी उड़ान वजूद आसमान से आगे, देवेंद्र कुमार आर्य किताब के बाहर। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप ज़रूर कर देना। चैनल को टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए।